ये क्लास के बारे में जितना बोल दूंगा ना उतना कम पड़ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है ना वो आपके एग्जाम के लिए तो बनाया गया ही है, उग्र में तो कोई शक वाली बातें नहीं है सर। लेकिन आज जिस प्रकार से आपके सामने सवाल में लाया हूं ना, उसको देखने के बाद ना सर आपके अंदर की ज्वालामुखी की तरह दिल की धड़कन ना एकदम आग की तरह एकदम बौखला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं सर, सबसे पहले सवाल को चीरेंगे, फाड़ेंगे, तब जाकर के ऑपरेशन सफल होगा, तब जाकर के रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। और उसी के अकॉर्डिंग आज की क्लास का जो है ना एकदम तावन तोड़ है। ठीक है, देखिए सर ये जो बात है ना सर, वो सोशल साइंस में टॉप 120 लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, इसमें मिला हुआ लघु भी और दीर्घ उत्तरीय भी सवाल उसी में रहेगा। ठीक है, जिसका आज हमारा तीसरा क्लास है सर। और जो पिछले 2 क्लास नहीं देखे हैं तो सामाजिक विज्ञान का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं। हाँ, ठोकने का मतलब है धुआं धुआं कर दो सर, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा। चलिए आज हमारा क्या बोलता है सर, पहला सवाल आज की क्लास का, जो कि क्वेश्चंस नंबर हम 15 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पिछले 2 क्लास में हमने सवाल नंबर 14 तक बात किए थे, आज 15 नंबर सवाल से बात करने वाले हैं। ठीक है, और आज हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे सर, आज की क्लास में हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, बट प्यार से, शिद्दत से, मोहब्बत से पढ़ना पड़ेगा मेरे यारों। हाँ, कहता है ना सर कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको भी पता है सर, हमको भी पता है सर, शायद उनको भी पता होगा कि कृषि जो है सर, हमारा भारत देश जो वो कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत देश जो है सर वो हमारा कृषि प्रधान देश है। तो कृषि को नहीं कहा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़, तो किसको कहा जाएगा? सिंपल बात है सर, आ जाना। तो मैंने लिखा है सर कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है सर, इसी के बारे में हमने कुछ लिखा है सर, जो आपके सवाल बोला है वही मैंने लिखा है। ठीक है, आ जाना। भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी सी हम लोग फास्ट चलेंगे सर, क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी एक्सप्रेस की तरह लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में कम टाइम है और इसको देखते हुए हमने अपने आप को निर्णय लेता हूं सर, और आप सबको कमेंट को देख करके मैं निर्णय लेता हूं। ठीक है, आ जाना। मैंने क्या बोला सर कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। हमारे देश का जो 70% जो लोग हैं ना वो कृषि पे जुड़े हैं। तो यही बात मैंने बोला है सर। आज थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। अच्छा, आंसर सिर्फ आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इसका क्वेश्चंस को तो मैं पढ़ाइए दिया हूं। कहता है सर क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पे आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पे आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। मैंने क्या बोला? देश की कुल जनसंख्या का 100% का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। तो कहता है इनका जीवन यापन कृषि से होता है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पे आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं, है ना, कृषि से जुड़े हैं। इनका जीवन यापन कृषि से होता है। देश में 70% लोग जो है ना, जिनका जीवन यापन, जिनका पेट चलता है, जिनका घर चलता है, वो कृषि से चलता है। अब आपको पैराग्राफ चेंज करना है। क्या करना है? पैराग्राफ चेंज करना है। जे लाइन में ये वाला लिख रहे थे ना, वो लाइन छोड़ के अगले लाइन में जहां ये खत्म हुआ वहीं से शुरू कर देना है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग, भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है। उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है। उद्योग कब चलेगा सर? कल कारखाने कब चलेगा? जब हम इसको कच्चे माल देंगे कृषि से, तब ना। हाँ, तो ये मैंने लिखा है सर कि भारत की कुल राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है। भारत का कुल राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग जो है सर वो कृषि से प्राप्त होता है। यही मैंने लिखा है सर, कृषि से प्राप्त होता है। उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है। फिर मैंने लिखा है जैसे, कौन कच्चा माल है? जैसे कपास, जूट, ठीक है ना, गन्ना,
चाय, दलहन, तिलहन आदि, इस प्रकार की कृषि, इस प्रकार कृषि देश के लिए औद्योगिक विकास का आधार भी है। कृषि जो है सर वो देश का औद्योगिक विकास का एक आधार माना जाता है। अगर देश में औद्योगिक विकास अगर हो रहा है तो वो कृषि के ही वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर देश में औद्योगिक विकास अगर हो रहा है तो वो कृषि के ही वजह से हो रहा है सर, क्योंकि भारत देश जो वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है सर कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पे आधारित है, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः कृषि पे आधारित है। और आप सबको भी बोलना होगा मेरे साथ सर, और जो लोग मेरे साथ नहीं बोलेगा ना समझ ले कि तुम आप लोग के साथ बड़ा गड़बड़ होगा सर। हाँ ठीक है ना, आ जाओ। तो मैंने क्या बोला सर कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पे आधारित है। कुल देश का 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, इनका जीवन यापन कृषि से होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं, इनका जीवन यापन कृषि से होता है। तो एक बार आप मेरे साथ बोलिएगा यहाँ तक, जो लोग ना बोलेगा नूरी तो जे अभी आई है ना वो छोड़ के चल जाएगी। मेरे साथ बोलो। मैंने बोला सर कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं, ठीक है। इनका जीवन यापन कृषि से होता है। मैंने यहां तक बोला सर। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग, भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है। उद्योग जो चलता है सर उसका कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है वो कहां से होती है? कृषि से होती है। जैसे कपास, जूट, गन्ना, चाय, तिलहन, तिलहन आदि, इस प्रकार की कृषि देश के लिए औद्योगिक विकास का एक आधार माना जाता है, ठीक है। तो देश में कृषि जो है औद्योगिक विकास का एक आधार माना जाता है। तो जब आपसे सवाल करेगा कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया सर। अब आइएगा सर सवाल नंबर 2 की तरफ, सवाल नंबर 16 की तरफ। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। देखो सर, हाँ मैं आपको बार बार कहता हूं सर कि रिजल्ट देना है और सबको संकल्प लेना है सर, क्योंकि हम आपसे जुड़े हुए हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं, और आपसे आपकी मम्मी पापा घर पे जुड़े हैं। उनकी सपना को करना है साकार सर। हाँ, जो आपको यहाँ तक कितना बड़ा किए हैं उनकी सपना को नहीं करोगे साकार तो किनकी सपना को? बाबू सोना की सपना को करोगे साकार? नहीं सर, वो छोड़कर चली जाएगी। कब? जब तुम्हारे पास सिलेक्शन नहीं होगा तब। अगर विश्वास नहीं है सर तो कभी कभी उनसे ट्राई कर लेना कि वो किडनी खत्म बेग लो। हाँ, 5 दिन बुलाएंगे घूमने के लिए, 6ठा दिन 5 दिन लगे तारे बोलना पैसे नहीं छो, चल लेके घूमे ले, तुरंते बोल देगी जो न तेरा जैसा बहुत आएगा। हाँ सर, ये दुनिया का रीति रिवाज है सर, ठीक है। तो शिद्दत से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो मेरे भाई। आपके लिए मैं इतना दिल से मेहनत करता हूँ, इतना शिद्दत से मेहनत करता हूँ सर। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपनी मम्मी पापा के लिए पढ़ो, बट जरूर पढ़ो सर, ठीक है। आ जाना। और जो भी लोग सर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। ये क्लास कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आइएगा सर, अब अगला कहता है ना 16 नंबर सवाल कि बिहार में कृषि संबंधित 3 समस्याएं लिखे। बिहार में कृषि से 3 समस्या बताना है। बिहार में जो है सर वो कृषि से 3 समस्या बताना है हमें। कृषि मतलब खेती करने में 3 समस्या कौन कौन होता है वो बताना है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि जो लोग यहां से सवाल को नहीं लिख पाते हैं उनके लिए, और जो लोग लिख लेते हैं उनके लिए नहीं, जो लोग नहीं लिख पाते हैं उनके लिए एक छोटा सा सर मैं रकम लेकर के प्राइवेट व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप बनाया हूं, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। इतना ज्वाइन होगा कि नाम भी नहीं बताएंगे, लगभग ऑलमोस्ट 500 से प्लस लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो वो प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी का आपको VBI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का PDF नोट्स जाएगा, और वो भी मेरा हाथ से लिखा हुआ जाएगा, ठीक है सर। हाँ, PDF नोट जाएगा। और उतना ही नहीं सर, कुछ और हो जाएगा जो नीचे में दिखाई दे रहा होगा, उसको खुल के नहीं बोलेंगे सर ना सर, पता है वरना क्या होगा, आज जेल हुई परसों फिर से बेलो ना हुई, वैसा नो काम है, ठीक है। और सर यही बात नहीं है सर, और दूसरी बात है ना सर कि सब कुछ आपको नोट्स वो मिलेगा जो यूट्यूब पे क्लास चल रहा है, बस लिखने का एक सुविधा आपको बन जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा बस। हाँ, और दूसरी बात है सर कि अगर आप ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है
आप वो नंबर पे कॉल नहीं करना, वो नंबर पे आपको व्हाट्सअप कॉल करना है, वो भी ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल मत कर देना शक्ल दिखाने के लिए, ठीक है। हाँ, और मैसेज करना है, मैसेज का आपको रिप्लाई मिल जाएगा तो कॉल मत करना, ठीक है। और उतना ही नहीं सर, आपको उसका फी भी लगेगा 99 रुपया। अगर आपको पेमेंट करना है, व्हाट्सअप ग्रुप में जुटना है, तो आपको ये 72 वाले नंबर पर आपको 99 रुपया पेमेंट करके, पे फोन चाहे पेटीएम से पेमेंट करके, उसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। बस 1 मिनट के अंदर में इधर से आपको ओके लिख के मैसेज चला जाएगा और आपके पास पिछला जितना भी पीडीएफ होगा वो सभी पीडीएफ आपके पास भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो आपके भैया, चाचा, भाभी, साली जो भी हो, किन्हीं से भी पेमेंट करा देना है और स्क्रीनशॉट आप अपने नंबर से भेज दीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए सर, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए सर, तो जाकर के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा, या फिर जाकर के सर्च कर लीजिएगा संदीप 7295, मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है। चलिए सर, अगला कहता है ना सवाल, थोड़ी सी गौर करना कि बिहार में कृषि संबंधित 3 समस्याएं लिखिए। बिहार में कृषि से 3 समस्या बताना है। पहला समस्या, बिहार में कृषि संबंधित निम्नलिखित समस्याएं हैं। बिहार में कृषि से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं सर। बिहार के लोग जितना खेती पे मेहनत करते हैं, सरकार उतना ध्यान नहीं देते हैं, किसानों पे नहीं देते हैं सर। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं समझता हूँ, और आप लोग भी पढ़ते होंगे तो 90% लोग किसानी का बेटा होंगे, कोई मजदूर का बेटा होंगे, कोई किसानी का बेटा होगा। हम लोग मध्य फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग पढ़ते होंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि सर कोई अंबानी का बेटा तो नहीं है, नु पड़ेगा रे। MLA MLC का बेटा तो नहीं है, नु पड़ेगा रे। तो कौन पढ़ेगा सर? बिजनेस का बेटा नहीं है, नु पड़ेगा रे। वो तो पढ़ेगा है वो सब पढ़ने वाले लोग में है, ठीक है। वो सब समस्या के बारे में नहीं समझता है सर, क्योंकि उसके पास कभी समस्या आता ही नहीं है, क्योंकि उसका पॉकेट हमेशा गड्डियों से भरी होती है सर, और हम लोग का पॉकेट समस्याओं से भरी होती है सर। इसलिए हम लोग समस्या को झेलते हैं, ठीक है। और हम लोग समस्या से लड़ने के लिए सीखते हैं सर, डरने के लिए नहीं, ठीक है। आ जाना, मैंने बोला सर कि बिहार में कृषि संबंधित 3 समस्याओं को लिखो। तो पहला समस्या, निम्नलिखित समस्या है, बहुत सारा समस्या है, लेकिन 3 को लिखना। पहला समस्या सिंचाई की समस्या। पहला समस्या सिंचाई की समस्या, ठीक है। आ जाना, सिंचाई में क्या समस्या होती है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट देख लिखना है, ठीक है। बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है। बिहार का जो कृषि है सर, वो मानसून पे निर्भर है। मतलब हम लोग का वर्षा होगा तभी धान बोएंगे, क्योंकि हम लोग के पास कोई नहर नहीं गया हुआ जो खेत पानी पहुंचाता है। बिहार में वो सुविधा नहीं है सर। तो हम लोग का जो मतलब कृषि जो है सर, वो मानसून पे निर्भर है, मानसून पे निर्भर है। अगर पानी पड़ेगा तबे धान होवे, ठीक है ना। तो बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है। यहाँ ना तो नहरें का पूर्णतः विकास हुआ और ना ही विद्युत संचरित नलकूप का विकास हुआ, ठीक है। देखो, मैंने बोला ना सर कि बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है। यहाँ ना तो नहरों का पूर्णतः विकास हुआ और ना ही विद्युत संचरित नलकूप का विकास हुआ। देखो, कंडीशन ये है ना सर, हम लोग जो है ना वो किस पे आधारित है, मानसून पे आधारित है। क्योंकि ना तो हम लोग को नहरों पुल के आवश्यकता, ना तो हम लोग को नहर की पूर्णतः विकास हुआ, हम लोग के मतलब नहर का भी पूरा विकास नहीं हुआ। हम लोग के तरफ नदी और नहर तो है ही नहीं है सर। हाँ, हमारे गांव चले जाओगे, छोटा सा गांव है सर, मैं नाम नहीं बताऊंगा। हमारे एरिया में नहीं सर, मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, पूरे बिहार में सर, समरसेबुल से लोग धान पटाते हैं। तो का फसल हो बेरे, का पैसा बचे धान से? धान बाढ़ की पानी सोना चाहिए, वर्षा की पानी सोना चाहिए, नहर की पानी सोना चाहिए, तो नहर है ही नहीं है, तो समरसेबुल के पानी से होता है धान, तो की बची पैसा। ये है सर कि बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है। यहाँ ना तो नहरें का पूर्णतः विकास हुआ और ना ही विद्युत, मतलब ना तो करंट से जो चलता है ना, मतलब खेत विद्युत का भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ। कितना तो गांव में विद्युत नहीं गया हुआ सर, और खेत तो बात की दूर की बात है। और ना ही विद्युत संचरित नलकूप का विकास हुआ, ठीक है। आ जाना अगला, दूसरा नंबर में क्या बोलता है सर, खेतों का छोटा आकार। हम लोग का जो खेत है ना सर, वो छोटा आकार में हो जाता है, वो भी बहुत बड़ा समस्या है कृषि का बहुत बड़ा समस्या। खेत छोटा हो जाएगा तो कितना होगा, नहीं ना आता है खेत करने में मजा। और दूसरा मैंने क्या लिखा, खेतों का आकार, खेतों का छोटा आकार हो जाना। कब? जब बिहार में सामाजिक कारणों
से खेतों का आकार छोटा हो रहा है। बिहार में सामाजिक कारण से, किसके कारण से? सामाजिक कारण से खेतों का जो आकार है वो छोटा हो रहा है। परिवार में विभाजन होते ही खेतों का विभाजन हो जाता है। हम लोग क्या है ना सर कि खेत का आकार छोटा करते हैं। अगर 3 भाई है ना और इतना लंबा खेत है ना तो कहेगा ना ना ये रोडवे पर खेत हो एकरा में हम ही लेबू, ये कहेगा चल दे हमरा इतना, ये कहेगा हमरा चल इतना दे, ये कहेगा हम इतना लेबे। काहे ले, ये इतना काहे लिया? क्योंकि मम्मी पापा जो है ना सर इन्हीं के तरफ होते हैं। नहीं सर, तो ऐसे नहीं करनी चाहिए सर। आप वहाँ लीजिए, वो वहाँ लेंगे, ठीक है? ऐसे बांटिएगा नहीं आप लोग खेत, तो हमको पता है, ठीक है? मैंने क्या बोला है सर कि दूसरा नंबर में कि खेतों का छोटा आकार हो जाना, ये भी कृषि का एक समस्या है। बिहार में सामाजिक कारणों से खेतों का आकार छोटा हो रहा है। परिवार में विभाजन होते ही खेतों का विभाजन हो जाता है। चलिए सर अगला 3 नंबर में, इसी में 3 पॉइंट लिखने के लिए बोला था ना, हम 2 ये पॉइंट लिखे हैं सर। अच्छा रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो अरे भाई काहे ऐसे तुम कर रहा है? देखो सर इसमें एक्चुअली में है ना कि इसमें आपको 3 पॉइंट आता है, ठीक है? 2 पॉइंट भी लिख दिए, 3 समस्या बोला, हम 2 गो समस्या लिखे रे। तीसरा समस्या कहाँ गेले छे? तीसरा समस्या कहाँ वे गेले छे? तीसरा समस्या भी इसमें लिखे थे सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको आप 2 ही समस्या कर दीजिएगा, ठीक है? इसको आप 2 ही समस्या कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत हम होने नहीं देंगे, ठीक है? रुक जाओ, पहले इसका नोट्स देखने दो तो हमको। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, जैसे चाहूँ मैं वैसे भी मिल जाता हूँ। कहाँ गया इसका PDF भाई, कहाँ गया? अरे कहाँ गया तू, कहाँ गया PDF, कहाँ गया? 15-16 था ना वो, 17 नंबर में तो समस्या ही समस्या है सर। ये मैं कौन पढ़ा दे रहा हूँ ना। 16 नंबर, अच्छा 2 ही पॉइंट। अच्छा रानी तो सर इसमें 2 ही पॉइंट लिख देना, ठीक है? बट क्योंकि सर देखो 3 पॉइंट लिखने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर 3 पॉइंट आ भी गया ना तो वो अपने मन से समस्या लिख देना कि तुमको खेती करने में किस समस्या होता है वो लिख देना, ठीक है? आ जाओ, ऐसे में बता दे रहा हूँ सर। देखो खेती करने में बहुत प्रकार की समस्या होती है, ठीक है? आप 3 नंबर में अपना मन से लिख देना, ठीक है? आ जाओ 17 नंबर। 17 नंबर का आता है ना, संचार के द्वारा महत्वपूर्ण माध्यम कौन कौन से हैं? जन संचार के द्वारा अगला 17 नंबर में आना सर, कहता है जन संचार के 2 महत्वपूर्ण माध्यम कौन कौन से हैं? जन संचार के 2 महत्वपूर्ण माध्यम कौन कौन से हैं, इसको लिखना है। अच्छा ये जन संचार होता क्या है सर? एक्चुअली में हमको ये जानना पहले पड़ेगा। जन संचार का मतलब होता है ना सर कि आपसे आपका कनेक्शन, ठीक है? बस यही समझना। देखो इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप पूरा समझ जाइएगा। कहता है जन संचार एक ऐसा माध्यम है, जन संचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम घर बैठे बैठे संदेशों का आदान प्रदान कर लेते हैं। मतलब आप हमको क्या दिए, हमको हमारे लिए कुछ आप भेजे हैं और फिर हम आपके लिए भेजे हैं, वही क्या हुआ? जन संचार, ठीक है? तो हमें ये क्या बोला है सर? जैसे आप अपनी GF के पास है और वो उधर से आ गया है, वो भी हाथ से नहीं लेटर में लिख के आया, तो वो जनसंचार ही है, ठीक है? आ जाना। तो जनसंचार के 2 महत्वपूर्ण माध्यम कौन कौन से हैं लिखना है, 2 ही को लिखना, ज़्यादा नहीं। कहता है जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम घर बैठे बैठे संदेशों का आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक है? आ जाना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। कहता है वर्तमान समय में जनसंचार के 2 महत्वपूर्ण माध्यम हैं। वर्तमान समय में मतलब अभी के टाइम में, वर्तमान समय में जनसंचार के 2 महत्वपूर्ण माध्यम है। मतलब अभी के टाइम में जनसंचार का 2 ही माध्यम है। कितना माध्यम है सर? 2 ही माध्यम है, ठीक है? अभी वर्तमान समय में 2 बहुत माध्यम तो बहुत है, लेकिन लिखना है 2 महत्वपूर्ण माध्यम। माध्यम बहुत है बट महत्वपूर्ण जो है वो 2 ही गो है। 2 महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है? आ जाना। माध्यम है पहला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। पहला क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, फिल्म इत्यादि। आप सोचो सर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है? जिससे हम देखो रेडियो से समाचार को सुनते हैं,
वो भी हमारे पास एक न्यूज ही आया। टेलीविज़न, फ़ोन कर से बतियाते हैं सर, वो भी हमारे पास एक न्यूज, मतलब हमारे पास खबर ही आया है। फिल्म सर, वो भी एक मेरे पास खबर ही है एक तरह का। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है सर, उसमें शामिल किया गया है रेडियो को, टेलीविज़न को, फिल्म को इत्यादि को शामिल किया जाता है। पहला माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म इत्यादि को शामिल किया जाता है। दूसरा माध्यम, दूसरी ओर मुद्रण, मतलब पैसा, मुद्रण माध्यम है। दूसरी क्या है? मुद्रण माध्यम है, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक इत्यादि को शामिल किया जाता है। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या है तो बता दो मेरे यारों। मैंने आपको क्या बोला है सर, कि मैंने बोला जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम कौन कौन से हैं, इसको लिखना है। तो जनसंचार के ऐसे माध्यम है, जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम घर बैठे बैठे संदेशों का आदान प्रदान कर लेते हैं। घर बैठे बैठे संदेशों का आदान प्रदान कर लेते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। तो जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? तो जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम, मेरे साथ बोलना, हम घर बैठे, तुम आगे बोलो, बैठे संदेशों का आदान प्रदान कर लेते हैं। फिर कहता है वर्तमान समय में जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम है, मतलब अभी के टाइम में जनसंचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ठीक है, जिसमें रेडियो आता है, टेलीविज़न आता है, फिल्म इत्यादि को शामिल किया जाता है। दूसरी माध्यम जो है सर, दूसरी ओर मुद्रण माध्यम, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक इत्यादि को शामिल किया जाता है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या है तो बता दो मेरे यारों। आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। देखो सर, हमें तो लगता है सर कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बट अगर आपको इतना में दिक्कत है तो सर बड़ा लफड़ा वाला बात है रे भाई। 17 नंबर, 18 नंबर आना, 18 नंबर ये सवाल होगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल क्या बोलता है सर, थोड़ी सी गौर कर लेना। 18 नंबर सवाल बोलता है ना, ना। अच्छा रुक जाओ। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ सर। ये 18 नंबर सवाल कहता है ना क्या, कि खादर मिट्टी और बंगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये जब भी आएगा तो 2 नंबरिया में आएगा सर, लघु उत्तरीय में आएगा, और लघु उत्तरीय में आएगा तो अधिकतम से अधिकतम 3 पॉइंट लिखेंगे, ऐसे 2-2 को लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है। अगर आपको दिल खुश हो जाए तो 3-3 पॉइंट दोनों तरफ लिख देना, ठीक है, क्योंकि यह है सामाजिक विज्ञान। आ जाना। कहता है खादर मिट्टी और बंगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा, एक्चुअली में खादर मिट्टी और बंगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट करना है, ये तो एग्जाम में पूछ ले था रे मास्टर। ये बात तुम सब बोलेगा, काहे का कि एग्जाम में पूछता है और हमेशा ही पूछता है, पूछले भी है और हमेशा पूछता भी है। तभी तो सर रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखेंगे, और जिसका कहा जाता है ना सर, जो सपनों में सोचा था उसे हकीकत में हम लाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा संदेश है कि हर घर में एक टॉपर होनी चाहिए। कोई अपने घर का टॉपर होगा, कोई अपने जिला का टॉपर होगा, कोई अपने स्कूल का टॉपर होगा, कोई अपने कॉलेज का टॉपर होगा सर, कोई अपने जिला बिहार का टॉपर होगा। ये बात मैंने सबसे पहले बोला था सर। अब तो यूट्यूब पे कॉपियो करने लगा है मेरा बात। आ जाना सर, मैंने बोला है ना, चल गया सर। ये एक्चुअली एक पेन टूट चुका है मेरा, ठीक है, ये दूसरा पेन है, अब पेन मेरे पास नहीं है, फिर हमको ऑर्डर करना पड़ेगा। कहता है खादर मिट्टी और बंगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खादर मिट्टी और बंगार मिट्टी में निम्न अंतर है, बहुत सारे अंतर है सर, ठीक है। आ जाना। एक साइड आपको लिखना है खादर मिट्टी, दूसरे साइड आपको लिखना है बंगार मिट्टी, ठीक है। आ जाना। कहता है नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। खादर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। मैं बोल रहा हूं सर आपको, खादर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। मैं बोल रहा हूं सर आपको, मैं ही बोल रहा हूं, कोई दूसरा आपका मोहतरमा नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं कि खादर मिट्टी किसे कहते हैं सर? तो नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। पुरानी एवं जलोद मिट्टी को हम लोग
बंगार मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बंगार मिट्टी कहते हैं। जो जलोढ़ मृदा पुराना हो जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंगार मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है सर कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बंगार मिट्टी कहते हैं, और नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर मिट्टी, खादर कहते हैं। ठीक है, आ जाना 2 नंबर में आना। कहता है खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। मतलब अगर खादर मिट्टी अगर आपके एरिया में है ना, तो वहाँ बाढ़ आने का अधिक संभावना रहता है। तो यही लिखा है कि खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। मतलब खादर मिट्टी अगर आपके एरिया में है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे खादर ही खादर मिट्टी पूरा है, तो उसमें बाढ़ आने का अधिक संभावना बनता है। ठीक है, आज ना बंगार मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। ये जलोढ़ मृदा जो है सर, वहाँ बाढ़ उड़ाने की कोई संभावना नहीं बनता है। ये अक्सर जलोढ़ मृदा जो है सर, वो बंगार मिट्टी जो है सर, वो अक्सर राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है सर, आ जाना। तो बंगार मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, बट खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। 3 नंबर में आना सर। 2-2 पॉइंट मैंने लिख दिया, 1-1 पॉइंट और मैं लिख देता हूं। ठीक है, 3 नंबर में कहता है उत्तरी बिहार एवं गंगा मैदान इसका उदाहरण है। देखो, हाँ, उत्तरी बिहार जितना भी है ना, उसमें क्या है, खादर मिट्टी है, क्योंकि उत्तरी बिहार में कोसी नदी से सब पीड़ित है। हाँ, उत्तरी बिहार जितना है ना, सब कोसी नदी से पीड़ित है और सबके यहाँ बाढ़ आता है सर। ठीक है, तो उत्तरी बिहार एवं गंगा मैदान इसका उदाहरण है। गंगा मैदान जो होता है ना सर, गंगा के अगल बगल में जो मैदानी भाग होता है ना, उसमें क्या है, खादर मिट्टी है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है सर कि उत्तरी बिहार एवं गंगा मैदान इसका उदाहरण है। आ जाना, लेकिन इसका उदाहरण क्या है, तो महाराष्ट्र एवं पंजाब, सॉरी राजस्थान मैंने बोल दिया था सर, राजस्थान में नहीं होता है शायद ये, महाराष्ट्र और पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। ठीक है, महाराष्ट्र और पंजाब में खास करके बंगार मिट्टी होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ सर, एक बार मेरे साथ आना। पहला मैंने बोला है कि नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगार मिट्टी कहा जाता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। ठीक है, खादर मिट्टी है, वहाँ बाढ़ आएगा। बंगार मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र एवं पंजाब भूमि का इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र और पंजाब में जो भूमि है ना, जमीन जो है ना सर, वो खादर मिट्टी का है। ठीक है, और सॉरी बंगार मिट्टी का है। ठीक है, और यहाँ पे जो गंगा उत्तरी बिहार में जो मिट्टी है ना, वो खादर मिट्टी है। ठीक है, और गंगा मैदान का इसका उदाहरण है। ठीक है, चल जाइए, आ जाइए। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, सब कोई बोलिएगा, जहाँ पे घर में बैठे हैं, कितना लोग बाथरूम में होगा वहाँ से बोलो, लेकिन बोलो। आ जाओ सर। मैंने बोला सर खादर मिट्टी और बंगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला अंतर, नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बंगार मिट्टी कहते हैं। फिर मैंने बोला सर खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव, बोलो 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 रे, होता है, और इसमें बंगार मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। आ जाना, इसका उदाहरण है उत्तरी बिहार एवं गंगा मैदान, इसका उदाहरण है। यहाँ महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। ठीक है, देखो सर परिभाषा लिखो, अभी और सवाल है। ठीक है, भागना नहीं है अभी। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत अलग करने वाला हूँ सर। आज हम गोसाल आए हैं कि आज दम भर सवाल कराएंगे। आप लोग जितना पढ़िएगा ना, उतना सवाल आज हम कराएंगे। ठीक है, आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना है। तू काहे पगला रहा है, बोतल में पानी नहीं है, बोतल छटपटाता है। आ जाओ, कहता है ना सर कि ग्राम सभा सदस्य किसे कहते हैं। ग्राम सभा सदस्य किसे कहते हैं सर, तो ग्राम सभा सदस्य जो होता है ना सर, वो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है सर किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में, किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी 18 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं, उसे ग्राम सभा सदस्य कहा जाता है। अगर आपका उम्र 18 साल से अधिक हो गया है, तो आप ग्राम सभा सदस्य के प्रतिनिधि हो गए हैं। ठीक है, अगर आपका उम्र 18 साल से प्लस हो गया है, एगो कह रहा आधार कार्ड में सर, हाँ था आधार कार्ड में ना, तो रियल एज आधार कार्ड में, हाँ अगर 18 साल से प्लस हो गया है सर, तो आप विधानसभा का प्रतिनिधित्व आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है सर कि किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी 18 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं, उससे ग्राम सभा सदस्य कहा जाता है। ठीक है, जितने भी 18 साल से अधिक उम्र होते हैं, उसे कहा जाता है ग्राम सभा सदस्य कहा जाता है।
आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि सवाल जो है ना बड़ा टांडम मचाने वाला सवाल है, ठीक है। ये सवाल एक्चुअली में 20 नंबर वाला है। कितना नंबर है? 20 नंबर वाला सवाल है, यानी 20 नंबर में ये आएगा नहीं, मतलब 20 नंबर में हम इसको रखें हैं, ठीक है। ये 2 नंबर ये में आएगा। चलिए, कहता है सर 1929 की आर्थिक संकट के कारणों को बतावे। 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को बतावे। 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को बतावे। 1929 में एक आर्थिक संकट आया था, उसका कारण बताना है कि वो क्यों आया था। 1929 में आर्थिक संकट आया था, इसका कारण बताना है कि वो क्यों आया था, ठीक है। चलिए, कहता है ना कि 1929 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण है। 1929 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण है। 1929 में जो आर्थिक संकट आया था उसका बहुत सारा कारण है सर, लेकिन हमको लिखना कितना है? 3 पॉइंट लिखना है, क्योंकि ये आता है कब? 2 नंबरिया में आता है, लघुत्तरीय में आएगा, ठीक है। आ जाना। कहता है सर कृषि के क्षेत्र में, पहला कारण कहता है कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन से वस्तुओं की कीमत में कमी आ गई। देखो 1929 में खूब हुआ था दम कृषि, धान खूब हुआ था, गेहूँ खूब हुआ था, और जब और खूबे हो गया था तो उसका कीमत घट गया, और कीमत घट गया तो जो पूंजी लगाया था किसान लोग, उसका पूंजी भी लौट नहीं पाया सर, तो संकट तो आएगा ही आएगा, सिंपल बात है। क्योंकि जो कृषि पे ही पूरा देश चलता है, हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है सर। हाँ, तो यही मैंने लिखा है सर, क्या लिखा है कि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन से वस्तुओं की कीमत में कमी आ गई। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन से वस्तुओं की कीमत में कमी आ गई। आ जाना 2 नंबर में। कहता है सर क्या कि गरीबी और बेरोजगारी से वस्तु को खरीदने वाले नहीं रहे, मतलब बेरोजगारी और गरीबी की वजह से वस्तु के खरीदने वाला लोग रहबे नहीं किया। अब सोचो कि आ रहा है तेल, और तेल हम खरीदबे नहीं करेंगे तो उद्योग बंदे नहीं हो जाएगा रे भाई। जहाँ से तेल बनता है और ऑलरेडी मार्केट में अगर कोई तेल खरीदेगा ही नहीं तो वो तेल का फैक्ट्री तो बंदे नहीं हो जाएगा। तो वही बात है सर कि सबके पास गरीबी था, बेरोजगारी था, तो कौन सामान खरीदने जाता। जब सामान नहीं खरीदता तो सब कंपनी बैठने लगा। तो यही लिखे हैं सर हमने कि गरीबी और बेरोजगारी से वस्तुओं को खरीदने वाले नहीं रहे, मतलब गरीबी और बेरोजगारी की वजह से वस्तु को खरीदने वाला कोई नहीं था, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया धीमी हो गई। जिससे उत्पादन की प्रक्रिया धीमी हो गई। चलिए 3 नंबर में हमने लिखा है कि अमेरिका द्वारा कर्ज देना बंद कर दिया। अमेरिका जो है सर वो सभी देशों को कर्ज देता है, सब देश तो नहीं देता है सर, लेकिन इंडिया को एक्चुअली वो दिया था, ठीक है उस टाइम। तो अमेरिका जो है था ना वो भी कर्ज देना बंद कर दिया। अच्छा, आपको कर्ज हम क्यों दूंगा? हमको कोई पता, हमको कर्ज तबे देगा नू, हमारा पास चीटी तबे आएगा जब हमारा में चीनी रहेगा, कुछ मिठास रहेगा, और कुछ में नहीं मिठास रहेगा तो हमारे पास चीटी नहीं आएगा। कर्ज देने वाला तुम्हारे पास तब भी आएगा जब तुम्हारा संपत्ति रहेगा। कहेगा कहाँ जाएगा कर्ज लेके? कर्ज ले लेगा तो खेत जोत लेंगे। इसी प्रकार से सर अमेरिका समझ गया कि अब वो देश में खूब बेरोजगारी, खूब गरीबी है, तो कहा हम कर्ज देंगे, नहीं देंगे। तो यही सोच लिया सर कि अमेरिका द्वारा कर्ज देना बंद कर दिया, जिससे कर्ज पर आश्रित देशों के लिए संकट की स्थितियां उत्पन्न हो गई। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अमेरिका से मदद लेता है, ठीक है, कर्ज के पैसे के मामले में। तो वो अमेरिका कर्ज देना बंद कर दिया तो वो सब देश अब क्या करेगा? आर्थिक संकट आ गया वो सब देश में भी, ठीक है सर। आ जाओ, तो मैंने यही लिखा है सर। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है सर कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को बतावे। तो 1929 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है कि कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन से वस्तुओं की कीमत में कमी आ गई। कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन से वस्तुओं की कीमत में कमी आ गई, ठीक है। मतलब खरीदने वाले लोग बड़ा कम पैसा देता था तो बेचबे नहीं करता था। क्योंकि सर देखो, अगर इसमें मैं 20 रुपया लगाया हूँ भाई, देखो अगर ये पेपर मैं 1 रुपया में खरीदा हूँ तो उसको कम से कम अगर वो हमको 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा देगा तब ना इसको हम बेचेंगे। और 1 रुपया के 1 रुपया नहीं देगा तो हम बेचेंगे? अगर नहीं बेचेंगे सर, तू घर में मेरे पक्का पूंजियों ने लौटेगा तो क्या हम बेचेंगे? नहीं बेचेंगे।
तो कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन से, कृषि खूब उत्पादन हुआ था, उत्पादन से वस्तुओं की कीमत में कमी आ गई। दूसरा नंबर कहता है गरीबी और बेरोजगारी से वस्तुओं को खरीदने वाले नहीं रहे। अब सोचो, कृषि पे आधारित है पूरा देश और कृषि बिकवे नहीं किया तो देश में गरीबताई तो हो ही जाएगा और बेरोजगारी भी हो जाएगा। तो जब गरीबी और बेरोजगारी से वस्तुओं के खरीदने वाले नहीं रहे, गरीबी और बेरोजगारी की वजह से वस्तु का कोई खरीद भी नहीं करता था, कोई भी वस्तु नहीं खरीदता था, क्योंकि पैसा रहेगा तभी ना स्वेटर और शर्ट और खरीदेंगे रे भाई, और टोपी खरीदेंगे और पेन खरीदेंगे। पैसे नहीं रहेगा तो कहाँ से खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, यही बात है नहीं, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया धीमी हो गई। अब हम खरीदबे नहीं करेंगे तो फैक्ट्री वाला सिर्फ अपने बीवी के लिए सब सामान बनाएगी, कितना बनाएगी, एक दिन में तो खूब भर देगा बना के सर, ठीक है। तो इसलिए पब्लिक खरीदबे नहीं करेगा तो कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। कहता अमेरिका द्वारा कर्ज देना बंद कर दिया, जिससे कर्ज पर आश्रित देशों के लिए संकट की स्थितियां उत्पन्न होगी, और जो देश सिर्फ और सिर्फ कर्ज पे आश्रित था उसके लिए संकट की सामना करना पड़ा। आइएगा सर, अगला कहता है ना सवाल कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। एक्चुअली में ये सवाल पूछा हुआ है और आपके एग्जाम में ये सवाल पूछता है सर। जब आपके एग्जाम में पूछता है तो आपको डरना नहीं है सर, लड़ना है, क्योंकि समस्याओं से लड़ने वाले लोग बहुत आगे जाते हैं सर, और समस्या से डरने वाले लोग कभी आगे नहीं जाते, उनके ऊपर और समस्या होती है सर। समस्या तभी उसी टाइम हो जाता है जिस टाइम आप पैदा लेते हैं सर। हाँ, तो समस्या, जिंदगी का नाम है संघर्ष, संघर्ष करते रहो, खाना खाते रहो, जिंदगी जीते रहो, कब निकल जाएगा 100 साल पता भी नहीं चलेगा। अब 100 साल कौन जीता है मास्टर, हम तो जिएंगे 120 साल। मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया है सर। हाँ, आ जाओ, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो सर। आओ, कहता है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। कहता है जब किसी देश की सत्ता में रुक जाओ। कहता है जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को शामिल किया जाता है या हिस्सेदार बनाया जाता है तो उसे तो शासन की इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। नहीं समझा होगा तुम लोग, इसको नहीं समझोगे। देखो कहा गया है ना रे कि जिस देश में सभी जाति धर्म का अधिकार होता है तो उसी देश के अंदर उसी को कहा जाता है सत्ता में साझेदारी, ठीक है। हम अगर छोटे कास्ट से हैं तो हमको भी अधिकार मिलने चाहिए, अगर कोई बड़े कास्ट से तो उसको भी सेम अधिकार मिलना चाहिए, उसी को कहा जाता है सत्ता में साझेदारी, ठीक है। आ जाना, तो यही बात मैंने लिखा है सर, बट वो एसएसटी की भाषा में हमने लिखा है। कहता है जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर जब किसी देश की सत्ता में मतलब जो बैठे हुए सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को शामिल किया जाता है। जैसे अभी सत्ता में बिहार में कौन है, अब वो सभी जाति धर्म को देखेंगे तब वो सत्ता में साझेदारी रहा, वरना सत्ता में साझेदारी नहीं रहा। आ जाना, ये मैंने लिखा है कि जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को शामिल किया जाता है या हिस्सेदार बनाया जाता है या फिर सभी को सेम हिस्सा दिया जाता है, हिस्सेदार बनाया जाता है, तो शासन की इस व्यवस्था को सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। अगर ऐसा शासन अगर कहीं चलता है कोई राज्य में या कोई देश में तो वहाँ सत्ता की साझेदारी कहा जाता है, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी कब होगा सर, जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को शामिल किया जाता है या हिस्सेदार बनाया जाता है तो शासन की इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगर कोई भी देश अगर है वो सभी जाति धर्म में जो सत्ता में बैठे हुए सरकार वो सभी जाति धर्म को समान अधिकार देते हैं तब कहा जाता है कि वो सत्ता की साझेदारी है। अगर कोई उनका फंड आता है तो उसमें सभी जाति धर्म का इक्वल भाग में बंटवारा होता है तो उसे कहा जाता है सत्ता की साझेदारी, ठीक है। सभी को हिस्सा मिलना ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है, ठीक है। आ जाओ, 22 नंबर सवाल कहता है ना सर कि संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद किसे कहते हैं सर। कहता है संघवाद किसे कहते हैं। कहता है सर ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर के बीच हो
कहता है सर कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर के बीच हो उसे कहा जाता है संघवाद। इस सत्ता का उधर्वाधार वितरण भी कहा जाता है, मतलब सबका समान अधिकार इसमें भी यही है। ठीक है, आ जाना, इसका दूसरा नाम ये भी है। ठीक है, आ जाना। तो मैंने बोला संघवाद किसे कहा जाता है, तो कहता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर के बीच हो। कहता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर के बीच हो उसे संघवाद कहा जाता है। और देखो सर, आज मैंने आपको टोटल 22 क्वेश्चन 22 नंबर तक करवाए हैं। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि सर उधर कुछ डिस्टर्ब भी हम लोग थे। और सर मैथ में 1 शॉर्ट वीडियो, प्रत्येक चैप्टर का 2 घंटा का क्लास होगा या 3 घंटा का, जितना देर लगेगा एक चैप्टर को खत्म करने में। एक चैप्टर को एक क्लास में खत्म कर देंगे 1 शॉट करके। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट देंगे और सभी एग्जाम में पूछने वाले सवाल कराएंगे प्रत्येक चैप्टर वाइज को मैथ का। ठीक है, तो सर वो क्लास बहुत जल्द आने वाला है सर, क्योंकि वही क्लास आपको 100 में 100 देगा। ठीक है, तो थैंक यू सर, लव यू। ये क्लास कैसा लगा सर एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। बट दिल से करना, अगर खराब लगा नु तो खराबे करना, अच्छा लगा नु तो अच्छे करना, जो कमी दिखा नु वो हो करना, क्योंकि मैं भी सीखता हूँ सर आपसे और आप सीखते हैं हमसे। ठीक है, दुनिया सीखता है सर एक दूसरे से, कोई सीखा हुआ पैदा नहीं हुआ है, दुनिया सीखता है एक दूसरे से। और जो सीखा हुआ पैदा हुआ सर उसका बात कोई नहीं सीखता है। ठीक है सर, क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ जाती है। ठीक है, तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।